देखिए, मैं तो देखता नहीं ओटीटी, ना ही मुझे कोई गंदी गाली देने का शौक है, ना गंदी गाली सुनने का शौक है। तो मुझे क्या पता है, जो देखने वाले हैं वो जाने। भारत के अपने समाज में ही कंट्रोल नहीं है, तो अब उसके कहा है कंट्रोल। कोई भी पार्लियामेंट में कुछ भी खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है। तो मेरी पढ़ाई एक जगह पे जाके रुक गई और मुझे मजबूरन एक लोक नाटक मंडली के अंदर, और कोई काम नहीं था, और भी किया, चाय की दुकान भी मैंने चलाई, लॉटरी के टिकट भी बेचे हैं, चूरन के नोट बेचे हैं, पेन भी बेचे हैं मैंने। बुद्ध बोले कि जब से जागा हूं तब से एक प्रण किया है कि जब तक पृथ्वी के एक एक प्राणी को मैं स्वर्ग के योग्य नहीं बना देता, तब तक मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। और क्या बात है, यह है करुणा, यह है कंपैशन। और कहते हैं अभी भी ही इज वेटिंग फॉर यू। क्या आप इतने पवित्र हो जाओ, आपके हृदय में दया, करुणा, प्रज्ञा और शीलता का ऐसा वास होए। अरे ये मजाक बात नहीं है, जीसस। नमस्कार, मैं रश्मि खेड़ीकर। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के मनोरंजन जगत का वो चेहरा जो कहानी भी कहता है, किरदार भी जीता है और दर्शकों के दिलों पे राज भी करता है। 4 दशकों का सफर, सैकड़ों यादगार किरदार और हर बार दिल छू लेने वाला अंदाज। कभी म्यूजिक शो के होस्ट, कभी पर्दे पर दमदार कलाकार, तो कभी इतिहास और किस्से के शानदार किस्सागो। अन्नू कपूर ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि कला, ज्ञान और अनुभव की एक पूरी किताब है। और इस किताब के हर पन्ने पर एक अनोखी कहानी दर्ज है। और आज हम उनके साथ मिलकर वो पन्ने खोलेंगे जिसमें संघर्ष, सफलता, किस्से और अनकही बातें हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अभिनय के उस्ताद और भारतीय कला संस्कृति के सरताज, सच्चे सरताज अन्नू कपूर जी का। अन्नू जी, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुस्कुराइएगा क्योंकि आप नागपुर में हैं। बिल्कुल सर, पूरी दुनिया में आपके कई लोग हैं, आपके कई फैंस हैं जो आपके बारे में बहुत कुछ, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बहुत कुछ और सब कुछ जानना चाहते हैं। और आज आप नवभारत में हैं और नवभारत में अन्नू जी के बारे में जो कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं जो अन्नू जी के बहुत करीब है और जो आज तक अन्नू जी ने बताए नहीं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सर ऐसी कौन सी, क्योंकि बचपन से लेके, हम बचपन से आपका स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है आपकी जिभा पर आपके माताजी का प्रभाव है, आपके शैली पर आपके पिताजी का प्रभाव है, आपके संस्कारों पर आपके दादाजी का और आपके दिल में आपके श्रोताओं का प्रभाव है। सर, ये जो शुरुआत हुई आपकी बचपन से, मतलब माँ पापा जी, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? नहीं, मैं तो इस लाइन में आने का कोई ना मेरा इच्छा थी, ना मेरा कोई शौक था। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, एकेडमिक करियर भी अच्छा था मेरा, परंतु मेरे माँ बाप निर्धन, तो निर्धनता में मैंने अपना जीवन जिया और मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे आगे पढ़ाई के लिए भेज सकें। तो मेरी पढ़ाई एक जगह पे जाके रुक गई और मुझे मजबूरन एक लोक नाटक मंडली के अंदर, और कोई काम नहीं था, और भी किया, चाय की दुकान भी मैंने चलाई, हाँ, लॉटरी के टिकट भी बेचे हैं, चूरन के नोट बेचे हैं, पेन भी बेचे हैं मैंने। तो क्या करें, तो मेरे पिताजी की एक लोक नाटक मंडली थी, तो उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया उनको। उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रहे हो तो यही करो। मैंने कहा ठीक है। तरह से जीवन ने यहाँ पे लाके पटक दिया। सर, आपको बॉलीवुड का एकदम एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। हर डायरेक्टर की, मैंने जैसे कहा था कि आपके किताब के हर पन्ने पर कोई ना कोई कहानी होती है। सर, ये सारा आप कहाँ से मतलब ढूंढते? रिसर्च है। आपको कैसे, कभी ऐसे लगा नहीं टीचर या रिसर्चर आप हो सकते थे? नहीं, रिसर्च है। इसमें पूरी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन उस टीम को मैं सुपरवाइज करता हूँ, उनको बताता हूँ कि किसी भी तथ्य को जब आपको बताना है तो उसको अच्छे से क्रॉस क्वेश्चन करो, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी वैलिडिटी को 3 एंगल से आप
कोई भी कहानी आपके सामने आती है तो एक तो कहानी आपके पास आ रही है, दूसरी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ये घटना हुई या नहीं हुई, तीसरा आपके पास इंटरनेट भी है, चौथा आपका अपना एक्सपीरियंस भी है, कुछ आपके एक्सपीरियंस से भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि नहीं ये एक उदाहरण दे रहा हूं, एक कहानी है ये आई है, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, उसको करने के बाद 3-4 कोण से, एंगल से उसकी सत्यता जांचने के बाद ही आप उस कहानी को कहिए। इससे तभी तो 12-13 साल से चल रहा है मामला। लोगों को विश्वास है कि अन्नू कपूर जो कहानी कहेगा वो सच्ची कहानी कहेगा। बिल्कुल सर, और जिस तरह से आप वो पेश करते हैं वो बहुत ही अलग बात। कल भी जो कहानियां हैं बिल्कुल सच्ची कहानियां हैं। बिल्कुल कहानी में दम होना चाहिए, किसी की भी कहानी। सर बिल्कुल, ये तो बात है सर, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। आज अगर हम बॉलीवुड की बात करते थे, आज OTT भी आ गया है जिसमें फिल्मों की बात करते हैं, आज जो है हमें नए चेहरे देखने को मिलते हैं। जैसे हमने सरपंच की भी बात कर ले तो उसमें 1-2 छोड़े तो सब नए किरदार है, लापता लेडीज में भी है, और आज के ज़माने में ऐसे नए नए किरदार उभर के आ रहे हैं, बल्क पे हम बोल सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा था सर कि मेरे विचार से ऐसा था कि चिकना चेहरा चाहिए होता था, अगर चिकना चेहरा ना हो तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अनफिट कहा जाता था। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी थोड़ा। वो उस टाइम की बात थी, उस टाइम पे वैसे ही लोग आते थे, लोगों के आंखों का नजरिया, लोगों का दृष्टिकोण ऐसे ही लोगों को स्वीकार करता था। लेकिन समाज बदला है, लोगों का दृष्टिकोण बदला है, तो उन्होंने सबको स्वीकार करना। आप चिकने चेहरों की बात क्यों कर रहे हैं, नए चेहरों की बात मत करो। आपने जिन भी सीरियल्स करा, मैं तो फिल्म देखता नहीं हूँ, मैं OTT नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, समाचार पत्र नहीं पढ़ता और समाचार चैनल भी नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी एक जनरली समाज के बारे में तो जानता हूँ, कम से कम अपने भारतीय समाज के बारे में। हमारा समाज का अब बहुत व्यापक हो गया है, सब आरक्ष है। समाज ने, आप इन नए चेहरों की तो बात छोड़ दीजिए, आपने एक सीरियल का नाम लिया जिसमें आपने कहा बहुत सारे नए चेहरे आ गए हैं। नए चेहरे तो आते थे, पहले भी आते थे, अब ज्यादा आने लगे, जो बहुत अच्छी बात है। मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए, बल्कि कमाल तो ये हो गया है, समाज के लिए ताली बजानी चाहिए। आज के समाज के लिए कितनी ही इसमें नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन एक बात भी है, अजीब सा एक आ गया, इसने सनी लियोनी को भी स्वीकार कर लिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। समाज बदला है, समाज का दृष्टिकोण बदला है। यस बिल्कुल सर, आज हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े थिएटर्स है, मल्टीप्लेक्स है, और आज OTT भी आ गया है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अब तो OTT पे आ रहे हैं करके OTT देखना बहुत पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये, और आजकल हम देखते हैं कि टिकट्स भी बहुत महंगे हो गए, तो कहीं ना कहीं ये थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स बंद हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, कोई बात नहीं। जिन लोगों के थिएटर हैं उनको, और मल्टीप्लेक्सेस, जो सोलो थिएटर हुआ करता था, मैंने सुना उनकी जगह पे मल्टीप्लेक्स आ गए हैं। अभी मल्टीप्लेक्स भी अगर नहीं चलेंगे तो 2 ही रीजन हो सकता है, उनको वो जगह के ऊपर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बना, दुकानें खोल देनी चाहिए, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा ना फिर। उससे क्या फर्क है, समाज में तो बहुत बड़ा बदलाव आया ही है। आपके पास पहले मोबाइल तो नहीं था, आज से 30 साल पहले समाज में बदलाव आया है। सर कंटेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल अलग अलग कंटेंट आते हैं, और आज हम देखते हैं कि वेब सीरीज में हम गाली गलौज, अश्लीलता, ये बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोल नहीं रहा है अब, तो उसके बारे में। भारत के अपने समाज में ही कंट्रोल नहीं है, तो अब उसके कहाँ है कंट्रोल? कोई भी पार्लियामेंट में कुछ भी खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है। नहीं, जो समाज में हो रहा है वही आपके OTT के अंदर होगा, और अगर नहीं चाहिए तो इसके नियम कायदे बनने चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, देखिए मैं तो देखता नहीं OTT, ना ही मुझे कोई गंदी गाली देने का शौक है, ना गंदी गाली सुनने का शौक है, तो मुझे क्या पता है, जो देखने वाले हैं वो जाने। अगर आपके दर्शकों को लगता है कि आपने सवाल पूछा कि बहुत गाली गलौज होने लगी है, बहुत आई एम श्योर उसमें न्यूडिटी भी बता रहे होंगे, है ना, नग्नता बता रहे, तो देखने वाला कौन है? वो अन्नू कपूर नहीं देख रहा है, आप देख रहे हैं। तो आप डिसाइड कीजिए, आप मालिक हो, आप डिसाइड करो, आपको नंगापन देखना है, आपने डिसाइड किया। और इसके बाद भी सर वो जाति धर्म और कट्टरवाद का, वो भी अपनी जगह पे चल रहा है, वो भी अपनी जगह पे चल रहा है। जाति धर्म और धर्म का कट्टरवाद है, वो भी अपनी जगह पे चल रहा है। जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि बहुत नग्नता हो गई है, वो भी अपनी जगह पे चल रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, धार्मिक कट्टरता अपने उसके ऊपर है, ठीक है, और
नग्नता अपनी चरम सीमा पे है, कट्टरता अपनी सीमा पे है, लेकिन अगर किसी की कोई कदर, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों की अपनी अपनी पावर है। अगर इस देश में पावरलेस कोई आदमी है तो वो इस देश का ईमानदार आदमी है। अगर इस देश में आप सच्चे हैं और ईमानदार है तो आपकी कोई कदर नहीं है, आपको इस देश में रहने का हक ही नहीं है। ये सच बात है। ये तो बात सच है, ये तो सोचने पर मजबूर करने वाली एक बात है कि ईमानदार, और आपने जैसे कहा है कि कंटेंट और ये जो हम बात कर रहे हैं, देखने वाले तो दर्शक ही है। देखने वाले दर्शक है। आप अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए ना। आप क्यों देख रहे हैं? आपकी लड़कियां देख रही हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, आप देख के आप जाने मैं बताने वाला कौन होता हूं? अरे आपके तो अब जो तथाकथित बाबा हैं उनके आश्रम के अंदर जितने तो होते हैं वो तो क्या नाम हम सब जानते हैं, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको मुबारक हो, आपको ऐसे महाराज और बाबा। मैं तो ना जाता हूं ना उनके दर्शन करता हूं, बात खत्म हो गई। मेरी आंखों को ना तो कोई गंदा दिखता है, ना मेरी कानों में कोई गंदी गाली पड़ती है, सीधी सिंपल सी बात है। आप जानो, आपको मुबारक। बिल्कुल सर, ये जो अपनी आप ऐसा कहते हैं अन्नू कपूर जी के पास हर फिल्म के, हर गाने के फैक्ट होते हैं, कहानियाँ होती है। आपके लाइफ में आपने जितने भी किस्से कहानियाँ बताई है, उसमें से ऐसी हिस्टोरिक फिल्म या कुछ जो आपके बहुत करीब और आपको बहुत पसंद आया? मैंने बचपन में जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहा था तो मुझे इंडियन फिल्म्स मैंने बहुत कम देखी हैं। फिर भी जो भी 2, 4, 5 फिल्में देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझ पर प्यासा फिल्म का पड़ा है। प्यासा फिल्म गुरदत्त की फिल्म थी। साहिर लुधियानवी ने गाने लिखे थे, एस.टी. बर्मन का संगीत था, और वो उस आई थिंक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर मेरे कोर्स में थी वो फिल्म। सो उसका मुझ पर बहुत अच्छा। और कुछ ऐसी फिल्में हैं क्योंकि फिल्में देखे हुए भी, अभी कुछ समय पहले मुझे भाई श्री अनुपम खेर ने अपनी फिल्म के प्रीमियर पे बुलाया, लेकिन मैं बहुत देर तक बैठ नहीं पाया एयर कंडीशन की वजह से। तो वरना मैं तो जाता भी नहीं हूँ, मुझे कहीं पार्टी में जाने का भी शौक़ नहीं है। इस तरह से मैं अपने फंक्शंस में और इवेंट्स में ही इतना बिजी रहता हूँ कि जब वापस आता हूँ तो थक जाता हूँ। तो मेरे पास सोशल एक पार्टी में जाके वो करने के लिए समय भी नहीं है, और मैं थक भी जाता हूँ। 70 साल का हो गया तो हाँ। बाकी मैंने फिल्म्स बहुत कम देखी हैं, और ऐसी फिल्में बहुत कम हैं, फिल्में ही कम देखी हैं। और आप ताज्जुब करोगे, जिसको भी आपने कमर्शियली आइकॉनिक फिल्म्स मानी हैं, आई डाउट कि उनमें से मैंने कोई ज्यादातर फिल्में देखी नहीं है। सर आपने जो किरदार मतलब निभाए, वो तो एज एन एक्टर आप बात करें, मैं तो एज ए दर्शक एक स्पेक्टेटर की तरह बात कर रहा हूँ। मैंने देखे ही नहीं फिल्में बड़ी जब लोग ताज्जुब करते हैं कि आपने फिल्में नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी, नहीं हो पाया, समय नहीं मिल पाया, कभी पैसे नहीं हुए तो नहीं, कोई प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा अगर मुझे आप अगर कहेंगे तो मैंने वो टाइम था 71 का, 15-16 साल का, थोड़े तो मैंने सबसे ज्यादा फिल्में धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की फिल्म देखी है। सबसे ज्यादा फिल्में उनकी देखी है मैंने। बस उसके बाद फिल्म। हमें तो ताज्जुब होता है कि जिस तरह से आप इतने इंफॉर्मेटिव तरीके से, इतने नहीं, आप समझ नहीं रही हैं, वो उस चीज के लिए मेरा सेठ मुझे पैसा देता है, आप समझ रहे हैं? तो मुझे मेरे सेठ ने जो पैसा दिया है, मैं काम ईमानदारी और मेहनत से करता हूं ना, ये चक्कर है। आप ध्यान रखिएगा, इस देश में अगर आप ईमानदार हैं और गरीब हैं और स्वाभिमानी हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता इस देश के लिए। जो आपने पहले कहा है जी, अगर आप ईमानदार हैं और गरीब हैं और स्वाभिमानी हैं तो ये देश आपके लिए नहीं है। सर मतलब ईमानदार आदमी की बात हम बार बार कर रहे हैं सर, और जिस तरह से हम फिल्म्स देखते हैं, ये देखकर आपने कहा कि इतना सब कुछ जो हो रहा है वो आपके दर्शकों की वजह से हो रहा है। हाँ, आप उसे जब तक मैं रेडियो के अपने प्रोग्राम में भी एक बार नहीं 10 बार कह चुका हूं कि अगर सचमुच तुम अपने राष्ट्र को प्रेम करते हो, तुम्हें सचमुच तुम्हें भारत माता से प्रेम है, तो छाती ठोक के एक घोषणा करो, मैं भारतीय हूं। एक पहली बात ये तो बोल देंगे, आई एम एन इंडियन, आई एम ए भारतीय, एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कंट्री। है दम, ये तो तुम्हारे बड़े बड़े नेता नहीं बोल, बड़े बड़े मंत्री बाबू नहीं बोल पाएंगे।
कि मैं भारतीय हूं और मेरे समाज में, मेरे राष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं जिम्मेदार हूं, मैं हूं जिम्मेदार। जिम्मेदारी तो कोई लेना ही नहीं। अरे हिंदुस्तानी, आप हमें इतने लोगों ने मार दिया, हमारे इतने लोग मर गए, हम पे इतना अत्याचार किया, ये अब टाइम नहीं है हमेशा रोना। सेल्फ पिटी के इस मोड से इंडियंस को निकलना पड़ेगा। अब रोना नहीं है कि हमारे कितने मर गए हैं, अब तो हिसाब ये देंगे हमने कितने मारे हैं। अब ये हिसाब है, अब अकाउंटिंग ऐसे शुरू होगी। नहीं, इसमें राजनीति नहीं है, कोई भी कूटनीति कर लेंगे। यूएनओ में क्या है, कुछ भी आके जाके भाषण दिया, होना हवाना कुछ नहीं है। हाँ, प्लास्टिक के दांत लगाए हुए हैं, चलिए ना कुछ भी। बिल्कुल सर, ये मुद्दे पे तो हम आ गए। आपने जैसे कहा था दर्शकों, तो सर फिल्मों ने सोसाइटी का चेहरा ज्यादा बदला है या सोसाइटी ने फिल्मों का चेहरा? क्या बात कर रही हैं, फिल्म कुछ नहीं करते। सोसाइटी में जो हो रहा होता है वो अच्छे रूप में या विकृत रूप में या किसी भी रूप में, ललित कलाओं में, ना सिर्फ फिल्मों में, ललित कलाओं में झलकता है। पेंटिंग्स में भी वो झलकता है, साहित्य में झलकता है, कविताओं में झलकता है, शायरी में झलकता है, फिल्म झलकता है, टेलीविजन की सीरियल में झलकता है। नहीं, फिल्मों से कभी आप ये भरोसा मत। अगर कोई कभी आपको सामने आ गए फिल्में क्रांति लाएंगी, अरे क्या बकवास ला रहा है, क्रांति लोग लाते हैं। और हिंदुस्तानियों को तो क्रांति के बारे में बात, क्रांति का भी नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। जिसको एक क्रांति समझते हैं वो एक छोटा सा विद्रोह होता है 1857 का। क्रांति तो फ्रांस की क्रांति होती है, क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 के अंदर जो आई थी, फ्रांस मैक्सिकन क्रांति होती है। क्रांति हिंदुस्तान है, वो अलग बात है सर। अब क्रांति करने वाला का जिगरा कुछ और होता है। यहाँ पे चंद छोटे से कुछ मुट्ठी भर वीरों का क्रेडिट भी भारतीय अपने ऊपर लेते हैं, आपको पता नहीं? हाँ, ये भी एक अदा है इन लोगों की। कैसे? फांसी चढ़ा शहीद आजम सरदार भगत सिंह। 16 अगस्त 1942 को ये चीमूर में वंदे मातरम बोलता हुआ 13 साल का बालाजी रायपुर कर शहीद हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। क्रेडिट लेने में कुछ लोग और आ जाते हैं। क्या मैडम? कैप्टन बत्रा गया वहां पर, क्रेडिट लेने कुछ लोग और आ जाते हैं। इस देश के लिए मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वालों की कभी कमी नहीं रही है। कमी पता है, इस देश के जो लोग जिंदा हैं वो अपने देश के लिए जी नहीं पाते हैं। उनके इतने डाइवर्स इंटरेस्ट हो जाते हैं कि वो चाहे भी तो जिंदा नहीं, वो जी नहीं पाएंगे अपने देश के लिए। और प्लीज नेताओं को गाली मत दीजिएगा। अब अदा है ना, नेता है करप्ट है, भ्रष्ट हो गए। अरे क्या, चुनता कौन है नेता? इलेक्ट कौन करता है? चूज कौन करता है? आदमी, आपकी जनता। नेता भ्रष्ट नहीं है, जनता भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट जनता के तो भ्रष्ट नेता ही होंगे। आप जनता बेईमान है और वो बेईमान जनता उम्मीद करती है कि उनके नेता ईमानदार हों। ये कैसा है? ये तो अवैज्ञानिक पूरा का पूरा दृष्टिकोण है। आपने एक पतीला है, उसमें चावल पक रहे हैं, चम्मच घुमाई और आप उम्मीद करो कि उसमें चिकन आ जाए। नहीं आया तो चावल ही आएगा ना। सिंपल सी बात है। इसलिए आपको अन्नू कपूर कहा जाता है सर। नहीं, अन्नू कपूर वो आप इसलिए सोच रहे कि रेडियो पे एक प्रोग्राम करता हूँ, 4-14 कहानी सुना देता हूँ, अपने 4 बच्चों का पेट पाल लेता हूँ। तो नहीं, आपने मेरा चिंतन नहीं देखा। देखी होठों की हंसी, जख्म ना देखा दिल का। आप औरों की तरह खा गए धोखा कैसे? मेरे जाने के बाद पता पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये फिल्म वाला है। हाँ, बोलता है बिठा, लाके बिठाओ ना, जो बड़े बड़े बात करते हैं उनको मेरे सामने बिठाओ। आप जिस डिपार्टमेंट से लाके बिठाना चाहते हो, आपके नेताओं को लाके बिठाइए मेरे सामने, बिठाइए ना। आपके बड़े बड़े जो सो कॉल्ड दार्शनिक है उनको लाके बिठाइए। आपके बड़े बड़े साधु महाराज जो बने रहते हैं उनको बिठाइए लाके। आइए, वाद विवाद करते हैं, बैठते हैं। सर, ऐसे आपने बात की, फिल्मों के नाम पे भी तो ऐसे पॉलिटिक्स खेले जाते हैं ना। कैसे? अरे वो तो खेलते हैं ना, वो तो खेले जाएंगे। सबको अपना अपना मकसद सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन उसके सबके बावजूद वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द बेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री। इन सबके बावजूद कितना है, ये 3 कैमरों से तुम शूट कर रही हो, ये लगा हुआ है, ये मोबाइल यहाँ पे पड़ा है। कभी धक्के खाते हुए नागपुर आते थे, आज 1 घंटे 5 मिनट की। सो हाँ,
मनुष्य जाति आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा है। औसत आयु जो थी वो 27 साल थी, 28 साल थी। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 50 वर्ष की, छत्रपति 50 वर्ष की उम्र में जो भी सेवा अपने देश की कर सकते थे, हिंद स्वराज की स्थापना कर सकते थे, वो करके चले गए। आज तो 75-80 साल तक कुछ हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। सारी सुविधाएं मिल रही है अभी। बिल्कुल मिल रही है। विज्ञान ने दिया है, या आपको धर्म ने नहीं दिया है, या आपको किसी राजनीति ने नहीं दिया है, या आपको किसी पॉलिटिकल लीडर ने दिया है। विज्ञान, तकनीक, वैज्ञानिक प्रगति जिस देश ने जो करेगा वो आगे रहेगा। सीधी सिंपल सी बात है। घंटी लाने से वो सब कुछ करने से कुछ नहीं होता। विज्ञान, और आपने देखा हर धार्मिक आदमी की कला, हमारा धर्म तो बहुत वैज्ञानिक है। विज्ञान की बात क्यों कर रहे हैं? विज्ञान जो है सत्य को खोज के जानने और मानने का एक कला है, कला का नाम है विज्ञान। मैं विज्ञान को ही नमस्कार करता हूं। ये बात तो सही है। हाँ बिल्कुल। हमने इसलिए जनरली स्पीकिंग हम जब बात करते हैं, हमारा जो शिक्षा की प्रणाली है उसको रॉट लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉट लर्निंग। हाँ, आपने डिग्री पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए शिक्षा है, विद्वता के लिए नहीं, सीखने के लिए नहीं की। आपसे जब आप सीखने, ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो बिल्कुल, आप सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि आपकी जरूरत है। शिक्षा वो है। हमारे यहां तो 98-99% लोग कि नौकरी मिल जाएगी, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, हमारे को बड़ा फ्यूचर हो जाएगा, एमबीए कर लेंगे, 1700 करोड़ की कंपनी लगा लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आपने ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा नहीं प्राप्त की है। इसलिए बड़ी बड़ी डिग्री होने के बावजूद गधे के गधे रहते हैं। ये भी सही बात है। ये भी बिल्कुल सही बात है। आजकल तो वही होता है ना कि पढ़ाई करो, ग्रेजुएट हो और नौकरी करो, नौकरी के बाद छोकरी, वो जो डायलॉग है वो इसमें बिल्कुल फिट बैठ जाता है सर। इसीलिए ज्ञानवान नहीं हो सके। और क्लेम बहुत करते हैं इंडियंस, झूठे हैं। क्लेम बहुत करते हैं, हाँ बहुत झूठे हैं, क्लेम बहुत करते हैं। और मैंने आपसे कहा ना, जो इतने से चंद मुट्ठी भर 1% लोग जो ईमानदार हैं इस कंट्री के अंदर, वो तो सबसे परित्यक्त हैं। चिंता भी नहीं हुई उन्हें। नहीं, उनके कोई कदर ही नहीं है, कोई कदर नहीं है। और आज तो फिर जातिवाद पे तो आज तो पूरा उसने तो वो ऊंच नीच छुआछूत ने तो आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी भारत की समस्या है। और भारत के पीछे रह जाने का कारण भी वही, प्रमुख कारण भी वही है, जातिवाद, ऊंच नीच और जातिवाद, धर्म। बहुत पहले से लगता है अम्बेडकर जी के वहां से चलते हैं, तो अभी भी वहां पर भी जाती है। बुद्ध ने तो, तथागत बुद्ध ने तो कभी माना ही नहीं, लेकिन बुद्ध के अनुयायी फिर वो सेम। आज ही सवेरे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया, तो मेरी जो स्टोर कीपर है, मेरी मैनेजर है, उसको मैं भेजता हूं कि तथागत बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करो, स्वयं अपने मार्ग के दीपक बनो। बात बिल्कुल क्लियर है। अपने मार्ग में दीप जला के रोशनी करनी है। एक बात तो पक्की है, मार्ग तुम्हारा अंधेरा भरा था, तभी तो बोला। बुद्ध के जैसी चेतना तो सहस्त्र वर्षों में कभी पैदा होती है, आप ध्यान रखिएगा। इस भारत भूमि पे अगीर नूतन चेतना, नवीन दर्शन, जीवन के दर्शन का आयाम, आई डाउट के भगवान बुद्ध के बाद कभी किसी ने दिया होगा। बिल्कुल। उनका, मैंने सुना था, उनका जो एक मिट्टी का बर्तन था, वो इतने सालों से उन्होंने इतने संभाल के रखा था, कभी उस पे खरोच भी नहीं आए। नहीं, वो सब ये चमत्कारी बातों पे बिलीव मत कीजिए। वो उनके ध्यान और मेडिटेशन का जो ये था, वो ये चमत्कारों के ऊपर मत जाइए। कभी बैठ के बात करेंगे बुद्ध के ऊपर। एक छोटी सी कहानी याद आ रही, कहानी है, जरूरी नहीं कि सच हो। हाँ। कहानी है, फिक्शन है, फिक्शन। मैं तो कह रहा हूं कि ये कहानी है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, परंतु बहुत सुंदर कहानी है, इसलिए तो मैं जरूर सुनाऊंगा।
महानिर्वाण के पश्चात एक कहानी है। इस कहानी का सार देखना क्या है। स्वर्ग पे पहुंचे तो स्वर्ग निवासी सब पलक पावड़े बिछाकर पुष्पमालाओं के साथ स्वागत के लिए खड़े थे, परंतु तथागत ने स्वर्ग में प्रवेश करने के बदले स्वर्ग के द्वार की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। कहानी है, दही मत्ता जाता है तो फिर असली पूछा, आपकी प्रतीक्षा तो जब से आपने जन्म लिया था तब से हम कर रहे हैं। पृथ्वी को धन्य कर दिया आपने, अब तो आपको स्वर्ग को धन्य करना है। और जब ये वेला आई कि अब आपको आना है तो आप पीठ करके क्यों खड़े हो गए। अब सुनो, अब सार सुनना। बुद्ध बोले कि जब से जागा हूं तब से एक प्रण किया है कि जब तक पृथ्वी के एक एक प्राणी को मैं स्वर्ग के योग्य नहीं बना देता तब तक मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। और क्या बात है, क्या बात है। यह है करुणा, यह है कंपैशन। और कहते हैं अभी भी ही इज वेटिंग फॉर यू। क्या आप इतने पवित्र हो जाओ, आपके हृदय में दया, करुणा, प्रज्ञा और शीलता का ऐसा वास होए। अरे ये मजाक बात नहीं है। जीसस, वाह, जीसस 13 साल से लेकर 20 साल तक नजर आते हैं नजारत के बाजार में, बेथलेहम के बाजार। उनकी भाषा, उनका विचार कुछ और है। परंतु क्षमा चाहूंगा, बहुत कम रिकॉर्ड प्राप्त होता है 13 साल कहां गायब रहे थे। लेकिन जब 13 साल के बाद जब ईसा मसीह लौटते हैं तो उनकी भाषा, विचार चेंज हो गए। वो कहते हैं, ओ टायर्ड एंड डिस्ग्रंटल्ड पीपल कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट एंड पीस। वो उस जो एक औरत को लोग पत्थर मारने के लिए, तो वहां पर वो समंदर के किनारे बैठे हो, जॉन द 8 का चैप्टर है ये, और वो सारे पत्थर मारना चाहते हैं कि उस औरत ने कोई व्यभिचार कर दिया है। ईसा पूछते हैं, उनसे कहते हैं, तुम में से जिसने पाप न किया हो मुझे पत्थर, इस औरत के ऊपर पत्थर उठाए। अब वो भाषा, दृष्टिकोण चेंज हो गया है। सबने कुछ ना कुछ पाप किया था। हाथ जो पत्थर वाले थे नीचे झुककर चुपचाप चले गए। उसके बाद ईसा ने उस औरत से पूछा, यह वेयर आर दाइन एक्यूजर्स, वो तुझ पे दोष देने वाले कहां हैं। तो औरत ने कहा, वो सब चले गए माय लॉर्ड, हे प्रभु, वो सब चले गए। क्योंकि आपने, आगे वो नहीं बोलती, क्योंकि आपने कहा था जिसने पाप ना किया हो वो इस औरत पे पत्थर मारे, तो वो सब चले गए। अब अगला जो वचन है ईसा का अद्भुत है। वो कहते हैं, आई पार्डन दी, आई पार्डन दी, मैं भी तुझे माफ करता हूं। नहीं, मैं तुझे माफ करता हूं। गो होम एंड नो मोर सिन। ये नहीं बोला मैं भी तुझे माफ करता हूं, ना 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 ना, वो तो पापी थे, उनको तो समझ में आ गया कि तुझ पे पत्थर नहीं, लेकिन मुझे अधिकार था, मैंने पाप नहीं किया है, मुझे अधिकार था तुझ पे पत्थर मारने का, लेकिन मैं तुझे माफ करता हूं। ये करुणा, प्रज्ञा, दया और शीलता, माफ करना। हो सकता है क्रिश्चियन भाई मुझे मारे, लेकिन कहां से आई है? ये भारत भूमि के बुद्ध से आई है, महावीर से आएंगे। क्योंकि मेरा होना जो है ना, ये बातों से नहीं है। श्वास, आपके प्राण आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ना ही नहीं है, उस पर अध्ययन, मनन और चिंतन करना। सॉक्रेटिस को जब हम पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी पूरी सॉक्रेटिस के ऊपर बेस है, प्लेटो के ऊपर बेस है, एरिस्टोटल के ऊपर बेस है।
नीत्शे भी हैं, काफ्का भी है, गुरजेफ भी है, न जाने कौन है। हमारी फिलॉसफी दूसरे तरह की फिलॉसफी है, लेकिन इस फिलॉसफी, इस दर्शन के अंदर जिस चेतना के नए आयाम जो बुद्ध ने दिया, अद्भुत अद्भुत। जिस तरह से आपने बुद्ध को पढ़ा है, बुद्ध को समझा है और अपने जीवन में अपनाया है सर। पढ़ना, लिखना, समझना सब एक तरफ, आंखें भी हृदय 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 बिल्कुल। हृदय। एक पॉइंट के ऊपर पढ़ना लिखना सब बेकार है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, कबीर जैसी विद्रोही चेतना भी। ओशो रजनीश ने कहा है, मीरा का नृत्य और बुद्ध का मौन जहां मिलते हैं वहां कबीर की उत्पत्ति होती है। रजनीश ने पहले बहुत अच्छा बोलते थे, कहते थे कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। ये 25 इयर्स की उम्र में संत कबीर नहीं है बोला, परंतु जब 91 के हो गए तो जीवन का सत्य समझ में आने लगा। पहले क्या बोला? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 93 में क्या बोला कि ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, कहें कबीर सुनो भाई साधु, जो देखा सो रोटी में। 90 साल के बाद अब सब कुछ एक रोटी हजम हो जाए बस किसी तरह से। आपको रोटी खाता हुआ देखूं, पराठा खाता हुआ देखूं, मालपुआ खाता देखूं, पूरन पोली खाता हुआ देखूं, तो मैं कहता मैं खा ही नहीं पाऊंगा, अब तो मेरे पेट की आंखें नहीं है। पूरन पोली में जीवन का सारा साल आ जाए, सारा। तो यहाँ पर बड़े बड़े आप सुनिएगा, कल मैं एक मेडली प्रस्तुत कर रहा हूँ, विभिन्न भाषाओं की मेडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। 8 भाषाओं के अंदर मैं छोटा छोटा गान गाऊंगा। तो आरंभ संत चोखा मेड़ा की कीर्तन से करूंगा। जी जी, अभंग से करूंगा। मैं धार्मिक, मैं नास्तिक हूं, क्योंकि नास्तिक होना बड़ी प्राकृतिक बात है, नैसर्गिक बात है, बहुत नेचुरल बात है। प्रकृति हमें नास्तिक ही पैदा करती है, लेकिन हमारे माँ बाप और समाज हमें धार्मिक बना के ठप्पा देने की कोशिश करता है। हर बच्चा नास्तिक पैदा होता है। मुझे मालूम नहीं परमात्मा और आत्मा का क्या, मैं कोई जानता नहीं हूं। मैं तो इस जगत में आया हूं और कुछ अच्छे अच्छे नामों के बारे में मैंने पढ़ा और उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं आया हूं, चला जाऊंगा। बुद्ध आए, वो भी चले गए। महावीर आए, वो भी चले गए। सभी आए, चले गए। सोक्रेटिस चले गए। मीरा जहर का प्याला पी के चली गई। सोक्रेटिस हेमलॉक पी के चला गया, चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दुनिया एक सराय है। चेक इन किया है तो चेक आउट भी होना है। कब होना है, किस वक्त होना है, कोई प्रॉब्लम। क्या बात है सर। मैंने आपकी एक और लाइन सुनी थी कि जिंदगी में 100 साल जीना जरूरी नहीं है, लेकिन जो 10 साल जिए वो कैसे जिए, हाँ, वो अच्छे जियो। मेरे से मैं अगर चाहूं भी तो कोई गलत काम नहीं कर पाऊंगा। मैं, मेरा निर्माण, मेरे अस्तित्व का जो हिसाब किताब है वो इस चीज के लिए है ही नहीं कि मैं गलत मार्ग पकड़ सकूं। मेरी हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स के लायक ही नहीं, मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। बात खत्म हो गई। ये तो पेट भरने के लिए मैं थोड़ा गाना गा लेता हूं, डांस वांस कर लेता हूं, चक लेता हूं, लेकिन वो तो मेरा समय गुजार रहा हूं मैं यहाँ पर। सर आज मतलब हमने सुना था कि अन्नू जी को फिल्मों का इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, उनको हर कहानी, लेकिन आज जो आपका रूप देखा है वो बहुत ही अलग बहुत है। लोगों ने मेरा ये रूप देखा है। एक आप अकेली नहीं, बहुत लोगों को मालूम है ये। और शायद उन लोगों में से जिन्होंने देखा है या आप दिखाएंगे, उनमें से शायद 5, 10, 15 लोग मानते हैं कि हाँ ठीक ठाक आदमी है, ठीक ठाक आदमी है। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया, वो नासिर काज़मी की ये गजल है। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया बरंग ख्वाबे सहर गया वो हिज्र की रात का सितारा, वो हिज्र की रात का सितारा, वो हमनफस हम सुखन हमारा, सदा रहे नाम उसका प्यारा, सुना है कल शाम मर गया वो।
क्या बात है सर, क्या बात है। आज सर इतना सब कुछ आपसे हमें सुनने को मिला, समझने को मिला सर, और आज आप नवभारत नवराष्ट्र में आए हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है सर कि आप आज यहाँ आए। आपने मुझे बहुत ही प्रेम और शांति के साथ सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नहीं सर, बहुत ही सही, सटीक, और जिस तरह से बोलते हैं कि अन्नू जी के पास हर बात का एक अलग फैक्ट होता है, वो अलग तरीके से जो रखते हैं आप, वो बहुत। और आज सामने से मुझे आपको सुनने का भाग्य मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हम यहाँ आए हैं और कल 14 तारीख को जो है आपका एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो है सुरेश भट्ट सभागृह में आप सभी को देखने को मिलेगा है। आज आपने ये सब तो सुन लिया, लेकिन कल इससे भी अच्छे नहीं, जरूरी नहीं है, कल तो जनता बैठी होगी सर। जनता की डिमांड है, प्रोड्यूसर की डिमांड है, पैसा पहले दे के है, उसकी डिमांड है। आपकी कोई डिमांड नहीं थी ना। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। आपने तो मुझसे नहीं पूछा था कि आप तथागत बुद्ध के बारे में कुछ बताइए। आपने तो कहा ये समुद्र की लहरें हैं, इस लहरों के अंदर बहने दो। और अगर कोई मेरा किसी धर्म से कोई संबंध ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल धर्म नहीं, लेकिन एक बहुत ही रंगीन रात कल की होने वाली है, और वही सुनने के लिए आप सब लोगों की रातें रंगीन हो, हमारी रात काली सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका समय हमें दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज अन्नू कपूर जी, डॉक्टर अन्नू कपूर जी हमारे साथ थे, बहुत अच्छी बातें हमने उनसे सीखी, जानी, और सर ऐसे ही हम आगे भी मिलते रहेंगे, आप आगे भी आपके ऐसे विचार हम सुनते रहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। और ऐसे ही हम आगे भी सबसे मिलेंगे, सबकी बातें कहेंगे। और आज बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आए, और कल आप सभी सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में बिल्कुल आइएगा। सर का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम वहां पे होने वाला है, मैं आपसे आग्रह करती हूँ। और सर बहुत बहुत शुक्रिया नवभारत में आने के लिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खेड़ीकर, नवभारत नागपुर से। धन्यवाद।